अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन हैदर। आज आपको मैं मीडिया की उस शख्सियत का ज़िक्र करूंगा जो सहाफ़त की आड़ में सहाफ़त की नैया डुबोते रहे हैं। उनका नाम है मीर शकील रहमान। जी बिल्कुल, जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान। हाल ही में उनका केस जो है नैब में शुरू हुआ, फिर उनकी गिरफ़्तारी भी हुई। 54 प्लाटों का जिक्र है कि जी इन्होंने प्लाट जो है वो नवाज़ शरीफ से लिए और बकौल इनके मीर शकील रहमान के कि जी वो मैंने किसी से ख़रीदे थे। ये प्लाट बेसिकली थे किसके, जो नाम बताए जाते हैं वो टोटली गलत हैं। सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ के दौर में मीर शकील रहमान ने नवाज़ शरीफ से कहा कि जो जंग ग्रुप के मुलाजमीन हैं उनकी एक तंजीम जो है वो भी बनी हुई है। तसव्वुर साहब उस वक्त उस तंजीम के सदर थे कि उनके नाम पर जो है प्लाट दिए जाएं। वो प्लाट जो हैं नवाज़ शरीफ हुकूमत ने मंजूर किए और ये तमाम मुलाजमीन को कहा गया कि उनको 3-3 मरले के घर बना कर दिए जाएंगे। जब वहाँ से मंजूरी हुई तो उसके बाद मीर शकील रहमान साहब ने क्या किया कि वो किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिए और जो रिकमेंडेशन लेटर था जिस पे मंजूरी दी गई थी कि ये जंग ग्रुप के मुलाजमीन हैं उनके नाम पर प्लाट दिए गए हैं, वो रिकॉर्ड जो है LDA से गायब करा दिया। उस वक्त मीर शकील रहमान ने बात की कि जी ये जो 54 प्लाट हैं जो कि फैले हुए हैं, आप ऐसा करें कि इसे एक जगह पर दे दें। तो उस वक्त जो LDA के DG थे उन्होंने कहा कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है, वो ये नहीं कर सकते, आप हुकूमत से बात करें तो तभी कुछ होगा। तो जिस पर मीर शकील रहमान ने उस वक्त के वज़ीर आला मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ उनसे बात की और कहा कि उन्हें ये प्लाट जो हैं एक जगह पे करके दिए जाएं। तो फिर ये 54 कनाल पर मुश्तमिल जो रकबा है वो इनको बना कर दिया गया, जिसमें सड़क थी, पार्क थे, वो भी इसमें शामिल किए गए। और यूँ उसके बाद इन्होंने बिजली, गैस, पानी के जो कनेक्शन के वाजिबात थे वो भी सरकारी ख़जाने से जमा कराए थे। और ये तमाम बातें जो हैं नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट में भी आ चुकी हैं। अब ये मसूफ़ कहते हैं कि जी सहाफ़त पे हमला हो गया। क्या उस वक्त सहाफ़त पे हमला नहीं हुआ था जब छोटे मुलाजमीन के नाम पर प्लाट लिए गए और फिर वो प्लाट अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए गए? अब ये कहते हैं जी कि जब से PTI की हुकूमत आई है तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐड नहीं मिल रहे, बिज़नेस नहीं है, तो किस वजह से दें? तो भाई नवाज़ शरीफ के दौर में आपको क्या हो गया था? उस वक्त तो आपको बिज़नेस बहुत ज़्यादा मिलता था, तो 3 साल पहले भी आप तनख्वाहें नहीं देते थे। मैं कहता हूं कि आप किसी भी जो सीनियर लोग हैं जंग जियो ग्रुप के, उनसे पूछे ना कि आपको कब से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। नवाज़ शरीफ दौर में कितने माह की तनख्वाहें नहीं मिलती थी। अब आपको याद आ रहा है और सहाफ़त पे हमला करार दिया जा रहा है। फिर आप तो खुद भी कह चुके हैं कि जी मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी forget about journalism, forget about journalism, forget about journalism। तो यहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है। और मेरी इत्तला के मुताबिक नैब के पास ठोस केस बन चुका है, किसी किस्म की कोई रियायत की गुंजाइश भी नहीं है। मीर शकील रहमान की मुश्किलात में एक और भी इजाफा हो गया। अब जितने पुराने खाते हैं वो सारे के सारे खुल रहे हैं। नैब के बाद FIA ने भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। FIA ने नेशनल बैंक को ख़त लिखा है जिसमें कहा है कि 2007 से 2008 में जो इन्होंने लोन लिया उन तमाम की डिटेल फराम की जाए। उसमें गारंटर कौन थे, किन शराइत पे इनको कर्ज़ा दिया गया था, क्या जो कर्ज़ा दिया गया था उस पर सूद भी वसूल किया गया, कितनी शरह सूद थी। क्योंकि ये बताया गया है कि 2008 में इन्होंने अपने आप को डिफ़ॉल्ट ज़ाहिर किया था और फिर साफ ज़रा जब डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कर्ज़ा कैसे वापस होगा, फिर वो माफ़ी कराया जाता है। भाई वो कितना कर्ज़ा था,
कैसे इन्होंने अपना आप को डिफ़ाल्टर शो किया, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है वो FIA ने मांगा है नेशनल बैंक से। कुछ तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि उस वक्त की जो हुकूमत है उनका भी एक किरदार है, कुछ लोगों का, उन तक भी ये कहानी जाएगी कि उन्होंने ये कैसे इनका जो लोन है वो मंजूर करके दिया। ठीक है, कर्ज़ा लेना बीइंग पाकिस्तानी हर किसी का हक़ है, मगर वापस भी करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ बिजनेसमैन करते यही हैं, कर्ज़ा लेते हैं और फिर अपने आप को डिफ़ाल्टर शो करके हुकूमतों से वो कर्ज़ा माफ़ करा लेते हैं और ऐसे ही वो पैसे बनाते हैं और बच भी जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। तो वो डाटा आ रहा है और इसके अलावा और भी जो खाते हैं वो भी बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। ये भी आपको बताते चलूँ कि मुझे आज भी याद है पीपल्स पार्टी दौर में कमर ज़मान कैरा साहब वज़ीर इत्तलात थे, तो उस वक्त भी जब जंगजियो ग्रुप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था तो पीपल्स पार्टी ने भी इस बात का इजहार किया था, मगर अफसोस के उन्होंने भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई थी कि इन्होंने टैक्स की मद में हुकूमत के 13 अरब रुपए देने हैं। यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 के दौर की, पीपल्स पार्टी दौर की। तो अब 12 साल और गुजर चुके हैं, फिर उनका भी टैक्स आप लगाएं, ये 2013 तक 13 अरब रुपए बन चुके थे। तो मज़ीद अगर आगे लगाएं, भाई ये टैक्स कौन देगा। बहरहाल तफ्तीश का जो सिलसिला है वो और भी बढ़ता जा रहा है, हक़ाइक़ और भी बहुत जल्द सामने आएंगे, क्योंकि ये जो वबाई अमराज़ है इसकी वजह से सारी सूरत हाल तब्दील हुई है। आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत ज़्यादा इंकशाफात बताऊंगा कि किस किस तरीके से मीर शकील और रहमान इस मुल्क को लूटते रहे हैं, कहाँ से ये रकम लेते थे बैरून मुल्क। वैसे तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि भारत से आते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे आते थे वो इंशाअल्लाह आपको दस्तावेज़ाती सबूत के साथ दिखाऊंगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।